बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ऐसा प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा मेरे कहने पर। ठीक है, पहले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। पहले 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। कह रहे निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होती है। देखो, इस ये 0.1 है, अंडर रूट से बाहर आएगा। तो इसको अगर मैं लिखना भी चाहूँ, ठीक है, अगर इसको मैं बाहर ऐसे लिखना चाहूँ, 10 में हटाएंगे, एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बच जाएगा। एक का वर्गमूल एक, 10 का वर्गमूल 10 ही रहता है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं है। 9 का वर्गमूल 3 है, पी बट्टा क्यू के रूप में, ये परिमेय है। अभाज्य संख्या के रूप में अंडर रूट है, ये परिमेय नहीं है। इसका दशमलव प्रसार अशांत है, अनावर्ती है, ये भी परिमेय नहीं है। ये सब अपरिमेय है। फिर कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या होगा। तो फटाफट से हल कर लो। एक है x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा है x माइनस वाई बराबर 4। जोड़ देंगे, प्लस का माइनस का वाई कटेगा, और 10 और 4 क्या हो जाएगा, 14। 2 सत्य 14। एक्स का मान क्या आ गया, 7 आ गया। एक्स का मान क्या आ गया बाबू, 7। फिर एक्स का मान यहाँ रख दो किसी भी एक समीकरण में। एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, 10 है। एक्स की जगह पे रख दो 7। 7 प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इधर प्लस का 7 इधर के, माइनस का 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। एक्स का मान 7 होगा और वाई का मान कितना होगा, 3 होगा। तो ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं ये जो बिंदु है इसकी वाई अक्ष से दूरी क्या है। ये एक्स होता है, ये वाई होता है। वाई अक्ष से दूरी बोला है, यानी कि आंसर एक्स वाला होगा। कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की भुजा इतनी है, तो इसकी कर्ण की लंबाई क्या होगी। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, देखो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, यह है। तो सम कर्ण की लंबाई क्या होगी, यहाँ पर कर्ण होता है, 90 के सामने वाली भुजा ये क्या है, कर्ण है। कर्ण हमें निकालना है। तो जो ये 5 अंडर रूट 2 होगा, ये भी 5 अंडर रूट 2 होगा, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, समान है। हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकलेगा, कर्ण निकलेगा, कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है सूत्र। तो यहाँ से 5 का वर्ग करोगे, 5 बचे 25, अंडर रूट 2 का वर्ग 2। सेम चीज यहाँ पे भी आ जाएगी। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 100। 100 का वर्गमूल निकालेंगे, कर्ण आ जाएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10। तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 10। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन आपके सिलेबस में जो नहीं है वो आएंगे जरूर। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, प्रश्नावली 8.3 जो पुरानी एनसीईआरटी है उसको जरूर पढ़ लेना अच्छे से। देखो, एक साइन एक कॉस है, अगर दो कोणों को जोड़ रहे हो 90 आ रहा है, ठीक है, दोनों कोणों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो माइनस है तो आंसर में 0 आएगा, आंसर में 0 आएगा। ये ट्रिक है, अब हल करके भी दिखाता हूँ। जब दो कोणों को जोड़ने पे 90 आता है, उनमें से हमें एक को बदलना होता है। साइन 90 से मैं क्या घटाऊंगी, 18 हो जाए, 72। 72 वर्ग है तो वर्ग लगा दो पावर में। इसको बदला है तो इसको नहीं बदलना है, इसको वैसे का वैसे रखो। आप सूत्र जानते हो क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ थीटा की जगह पे क्या है, 72। तो कॉस स्क्वायर 72, यहाँ पे भी है कॉस स्क्वायर 72। सेम टू सेम से घट गया, आंसर क्या आ गया, 0। ठीक, अगले पे आ जाओ। किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा। p को किसी सम संख्या से गुणा करना है और फिर एक जोड़ देना है, ठीक है, और फिर एक जोड़ देना है। तो सम संख्या को सम से गुणा करोगे, ये सम हो गया, एक जोड़ेंगे ये विषम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, वो बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। वायरल पेपर है पूरा। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। कह रहे हैं इन सभी संख्याओं का माध्य x है, तो x का मान क्या होगा। इन सभी संख्याओं का माध्य x है। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ दो। 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, कितनी संख्या उससे भाग दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, इन सभी संख्याओं का माध्य क्या दे रखा है, x दे रखा है। ठीक है, ये बट्टे के इधर रखे क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 5x। 11
और 14 25, 7 और 8 कितना हो गया 15, तो ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा 40, सही कर रहा हूँ ना मैं, 25 और 15 कितना हो गया 40, और ये प्लस का है x, प्लस का x इधर के क्या हो जाएगा माइनस का x। ठीक, 40 आ गया, घटाओगे तो 4x बचेगा, 5x में से x घटाएंगे 4x बचेगा, 4 दाई 40, x का मान क्या आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर ये द्विघात समीकरण के मूल समान है तो सी का मान क्या होगा। अगर मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान क्या होता है 0 होता है, और आप जानते हैं x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट का d बट्टे में 2a होता है माइनस का b प्लस माइनस d हमारे पास क्या है बाबू 0 है, तो 0 का वर्गमूल निकालोगे क्या आएगा 0, 2a। ठीक है, तो यहां से तो हमें x का मान मिला है। यहां से अगर हमसे प्रश्न में x पूछता था ना कि 0 क्या होगा, तो आंसर आता माइनस के b बट्टा 2a। हमें पूछा है c का मान क्या होगा। जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है। विविक्तिकर का सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर 0 बोलेगा तो ये आंसर होगा, माइनस का 4ac इधर आके हो जाएगा प्लस का 4ac, ये 4 है गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा बाबू बट्टे में हो जाएगा। तो सी का मान हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टे में 4a, बी स्क्वायर बट्टे में 4a। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। क्या है प्रश्न, कह रहे हैं दिए गए चित्र में ये AD इतना है, BD इतना, सब इतना है, DE समांतर है, ये जो DE है इस BC के समांतर है। तो थेल्स का नियम क्या कहता है, AD बट्टा DB किसके बराबर होगा AE बट्टा AC के। थेल्स के नियम के अनुसार AD बट्टा DB किसके बराबर होगा AE बट्टे EC। ठीक है, AD हमारा क्या है x प्लस 3 और DB हमारे पास क्या है 3x प्लस 19। AE हमारे पास है x और EC हमारे पास क्या है 3x प्लस 4। तिरछे गुणा कर दोगे, देखो ये गुणा करोगे 3x गुणा x एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 3 12। फिर इसके गुणा करोगे 3x गुणा x एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 19 के x। एक सेकंड, हमने किससे गुणा किया सिर्फ x से गुणा किया ना, 3x और ये देखो 3 से गुणा कर, 3 ढंग से गुणा ही नहीं किया हमने, 3x और ये हो जाएगा 4x इस तरफ 4x, फिर हो जाएगा 3 3 9x और 3 चौके 12। ठीक है, नज़र हट गई थी। अब देखो x से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा 19x, इधर भी 3x स्क्वायर इधर भी 3x स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या बचा 12, 9 और 4 कितना आ गया 9 और 4 13x, इधर है 19x। ठीक है, x को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 13 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 13, 19 में से 13 घटाओगे क्या बचेगा 6x, 6 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 6 दूनी 12। x का मान कितना होगा बाबू, x का मान होगा 2, x का मान कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। धनात्मक सम संख्या 1 से लेकर 10 तक, तो 2 4 6 8 10 कितनी संख्या हुई 5, तो 5 से भाग दे दो। ठीक है, तो जोड़ो, तो देखो ये 10 ये 20 30, 30 बट्टे 5, 5 छंग 30, तो हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा डी। अगला प्रश्न है 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 156 यहाँ लिखो, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, किससे कटेगा 2 से, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नम 18, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 13 एक कम 13। तो 156 को मैं लिख सकता हूँ 2 कितनी बार है बाबू 2 बार, 3 है 1 बार और 13 है 1 बार, तो 2 2 बार, 3 1 बार, 13 1 बार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ, हर साल एग्जाम में आता है, एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक कितना है, तो माध्यक क्या होगा। आप संबंध जानते हो क्या होता है, जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 गुणा माध्यक
माइनस का 2 माध्य। ठीक है, तो हमें बहुलक क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। माध्यक हमें निकालना है, माध्यक को मैं x बोल देता हूँ। और हमें जो माध्य दे रखा है वो दे रखा है 24। माध्य पहले है ना, 24 दे रखा है। ठीक है, 24 दूनी 48। अब ये माइनस का 48 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 48। कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3 गुणे में इधर के बट्टी में आएगा, 3 दूनी पीछे से 0। तो x का मान कितना होगा बाबू, 20 आ जाएगा। x का मान होगा 20। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, नहीं होगी। तो ये प्रश्न भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं रैखिक समीकरण युग्म इतना और इतना के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान क्या होगा। अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं तो a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 बराबर होता है c1 बट्टा c2 के, है ना। तीनों अनुपात बराबर होते हैं। तो a1 क्या होता है, पहले वाले x का गुणज। a2 क्या होता है, दूसरे वाले x का गुणज। b1 होता है पहले वाले y का गुणज। b2 होता है दूसरे वाले y का गुणज। c1 है प्लस का 5 इधर आके क्या होगा, माइनस का 5, और प्लस का 10 इधर आके माइनस का 10 होगा। स्टार्टिंग के 2 पद ले लो, 2 एक कम 2, 2 इन 4। तो 1 बट्टा 2 बराबर है 3 बट्टा के। तिरछे गुणा करोगे, के कम के 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा के बराबर 6। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे एबीसी और बीडी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि बीसी का मध्य बिंदु डी है। त्रिभुज एबीसी और बीडी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है। प्रमेय 6.6 से होगा, आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, इसको स्किप कर रहे हैं। मगर अगर आपको जानना है, सीखना है, तो आप हमारी प्रश्नावली 6.4 है पुरानी एनसीईआरटी, उसका ये प्रश्न है, आप जाके देख सकते हैं। जो सिलेबस का नहीं होगा वो मैं हटा दूंगा। ठीक है, ये कभी पूछा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वां। कॉस ए 7/25 है तो tan a प्लस कॉट ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो कॉस ए दे रखा है तो इसकी मदद से मैं साइन निकाल लेता हूँ। ठीक है, आप जानते हैं साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। कॉस का मान क्या है, 7 बट्टे में है 25, वर्ग है तो वर्ग कर दो। 7 49, 25 का वर्ग 625। लॉस रुपये आ जाएगा 625। 625 एकम 625 माइनस के 49 घटाओगे तो बचेगा 576। 625 वर्गमूल निकालोगे, साइन है 576 का वर्गमूल 24 और 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। साइन मिल गया। अब 10 निकालो। 10 क्या होता है, 10 होता है साइन ए बट्टे कॉस है। साइन का मान कितना है 24/25। कॉस हमारे पास कितना है 7 के बट्टे में 25। बट्टे में 25 से 25 कट गया, ऊपर बचा 24, नीचे बचा 7। फिर क्या, कॉट भी चाहिए। कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ना है। 10 का मान क्या है बाबू, 10 का मान है 24/7 और कॉट का मान है 7/24। नीचे नीचे गुणा करोगे, हाँ 7 चौको 28 का 8 हासिल लगा दो, 7 दूनी 14 और 2 16। 24 गुणा 24 576, 7 गुणा 7 49। जोड़ोगे तो आ जाएगा 625/168। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या इतनी और इतनी है तो इनके क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिज्या की वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हमारे पास दो त्रिभुज हैं, सॉरी दो वृत्त हैं। ये एक वृत्त है और ये छोटू वृत्त है। इनके क्षेत्रफलों को योग के बराबर एक बड़ा वाला वृत्त है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, मान लेते हैं आर होगी। इसकी R1 है और इसकी मान लेते हैं R2। ठीक, R1 हमें दे रखा है 4, R2 दे रखा है 3। इनके क्षेत्रफलों का योग के बराबर इसका क्षेत्रफल का योग है, तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और इसका हो जाएगा पाई R स्क्वायर। पाई ले लो उभयनिष्ठ, बचेगा अंदर R1 स्क्वायर R2 का स्क्वायर। पाई से पाई कटा,
R1 का मान कितना है 4, रख दो। R2 का मान कितना है 3, रख दो। तो 4 का वर्ग 16, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5। ऑप्शन नंबर जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल कौन से होंगे। मूल क्या होता है, जो समीकरण को संतुष्ट करता है। या तो हल कर लो या ऑप्शन से देख लो आंसर कौन सा सही होगा। तो 5 रख के देखो, 5 शायद संतुष्ट कर दे। 25, 5 थे या 15, ठीक है 5 कर देगा संतुष्ट। एक्स की जगह पे 5 रख के देखता हूँ, देखो पहले 5 रखते हैं। तो 5, 3 गुणा 5, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 5 रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो 5 बचे 25, 5 थे 15 माइनस का 10, तो 25 में से 25 घटाओगे 0 आ गया। बायां वाला हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। 5 तो संतुष्ट कर, अब 2 भी कर रहा है क्या, 2 दूनी 4, नहीं करेगा, 2 तो नहीं करेगा, -2 कर देगा। एक्स की जगह पे -2 के रखते हैं, -2 करेगा। 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हाँ -2 कर रहा है, 0 के बराबर आ गया। तो 5 भी कर रहा है और माइनस का 2 भी कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बाबू बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ये हमें बताना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। सो देखो, हमारे पास ये मीनार है और ये उसकी छाया है। मान लेते हैं कि जो उन्नयन कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। देखो, एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई x है, तो उसकी छाया क्या होगी, √3 गुनी होगी। यही तो बोला प्रश्न में। नाम दे दो ABC। ये भुजा आपको पता है और ये आपको पता है, जो पता है उसका अनुपात निकालते हैं। कोण के सामने वाली भुजा लंब और यह है आधार। लंब बट्टे आधार क्या होता है, tan थीटा। x कटा, यहाँ बचा 1/√3। थीटा है ना, बराबर है दोनों तरफ। तो जब बराबर होता है दोनों तरफ हमें समान करना होता है। यहाँ 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचो। 10 30 का मान होता है 1/√3। 10 से 10 कटा, थीटा का मान क्या आ गया बाबू, 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोले की संख्या कितनी होगी। बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया जा रहा है, ठीक है, धात्विक ठोस गोला बनाया जा रहा है, कितना गोला बन सकेगा, इसको डिटेल में करके दिखाता हूँ। देखो, हमारे पास क्या है बाबू, एक बेलन है। इसी बेलन से हमें क्या बनाना है, गोला बनाना है। तो मान लेते हैं इस बेलन से n गोले बनाए जाते हैं। कितने गोले बनाए जाते हैं, n गोले बनाए जाते हैं। तो बेलन की जो ऊंचाई दे रखी है 45 दे रखी है, और जो व्यास दे रखा है वो 4 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। चूंकि n गोले का जो आयतन होगा वो किसके बराबर होगा, अरे यार बेलन है, शंकु लिख रहा हूँ, बेलन के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से ये बनाया जा रहा है, तो आयतन तो समान रहेगा। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 πr³। और इसके त्रिज्या में मान लेता हूँ बड़ा वाला r है, और r हमें क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर बोला है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr, ये वाला r है ना, πr²h। ठीक है, तो देखो इधर भी पाई है, इधर भी पाई, कट गया। अब हम मान रखते हैं पाई कटा 4 है, बट्टे में 3। r का मान हमारे पास कितना है, 3 है कैपिटल, 3 गुणा 3 गुणा 3। और r हमारे पास कितना है, 2 है, 2 गुणा 2, h हमारे पास है 45। तो देखो 3 से 3 कटा, तो 2 गुणा 2 गुणा 45। अब यहाँ पर जो भी गुणे में इधर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, 3 3 9, 2 दूनी 4,
9 पंजे 45। तो कितने गोले बनाए जा सकते हैं? 5 गोले बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले वाले प्रश्न पे आ जाते हैं। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं। इस प्रकार है कि AD जो है वो BC पर लंब है। AD जो है ना वो BC पे लंब है। ठीक है, तो AD स्क्वायर किसके बराबर होगा? AD स्क्वायर किसके बराबर होगा ये हमें बताना है। ठीक, तो मैं मान लेता हूँ कि अगर ये भुजा देखो भाई, ये A है, ये A है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा? A/2 होता है। यहाँ से लंब डालने पे इसको आधा आधा बांट देते हैं। तो ADC हमारे पास वैसे क्या है? तीनों भुजा समान है। AB BC CA किसके बराबर है? A के बराबर है। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यही तो होता है ना बाबू। कर्ण क्या होता है? 90 अंश का सामने वाले भुजा, ये A है। आधार क्या है? A/2। और लंब क्या है मेरे पास? AD का वर्ग। और हमें चाहिए क्या? AD का वर्ग किसके बराबर होगा ये बताना है। तो यहाँ देखो, ये प्लस का इधर के माइनस हो जाएगा। A का वर्ग A स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। तो यहाँ से 4 लॉस ऑफ आ जाएगा। 4 गुणा A स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बट्टे में 4 AD स्क्वायर बराबर, यही है ना। तो ऑप्शन में क्या C D है? देखो यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 3, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/2 का वर्ग लिख सकता हूँ मैं ऐसे। A/2 का वर्ग करूंगा A स्क्वायर हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। और A/2 किसके बराबर है? CD के बराबर है। A/2 CD के बराबर है, वर्ग है तो वर्ग कर दो। तो AD स्क्वायर जो है वो 3 CD स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? 3 CD स्क्वायर के। 3 CD स्क्वायर 3 CD स्क्वायर 3 CD स्क्वायर, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने आराम से बना लिए। अब हम आते हैं हमारे वर्णनात्मक प्रश्नों में, सब्जेक्टिव। यहाँ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में हर साल हर बार 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 आते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले वाले ऑप्शन में। अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मान लेते हैं, माना √3, उल्टा मानते हैं ना, √3 एक परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या। अगर जो परिमेय संख्या होती, कोई भी परिमेय संख्या है, उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, बट्टे वाला 0 नहीं होता है। उसके साथ साथ जो HCF होता है P और Q का, वो कितना होता है? वो होता है 1। वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि P और Q क्या हो? P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। ठीक, अब देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू? 1 लिख सकता हूँ। तिरछे गुणा करेंगे, P 1 कम P, और ये हो जाएगा √3Q। ठीक है, फिर क्या करना होता है? वर्ग करना होता है। वर्ग करने पर तो P का वर्ग क्या हो जाएगा? P स्क्वायर। √3 का वर्ग करोगे, अंडरूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। Q का वर्ग क्या होता है? Q स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। Q स्क्वायर का गुणज क्या है? 3 है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि P स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए P भी 3 से विभाजित होगा। अगर कोई किसी का वर्ग उस संख्या से कटता है ना, तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से कटता है। अब आपको क्या करना है? मानना है। पुनः माना, यहाँ क्या है? P, यहाँ क्या है? 3R।
ठीक है, दोबारा से आपको क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर, ठीक है, दोबारा से वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, आर का वर्ग हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है बाबू, पी स्क्वायर एक बार आ चुका है तो पी स्क्वायर का मान रख देना है यहाँ पर। पी स्क्वायर का मान रखने पर रख दो, पी स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 3 क्यू स्क्वायर रख सकता हूँ। अब ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर बराबर 3r स्क्वायर, ये मिलेगा ना। और यहाँ देखो आर स्क्वायर का गुणज क्या है, 3 है। आर स्क्वायर का गुणज क्या है, 3 है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अगर किसी का वर्ग 3 से कट रहा है तो वो भी उससे कटेगा, है ना, उसका वर्गमूल भी। अब आप देखो पी भी 3 से कट रहा है, क्यू भी 3 से कट रहा है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि पी व क्यू दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से कट रहे हैं आपके आंखों के सामने, इसलिए जो HCF होगा पी और क्यू का वो कितना होगा बाबू, 3 होगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 1 के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर ये परिमेय संख्या हमने माना है तो इसका HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए। ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि हमारी अवधारणा क्या गलत है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है बाबू, गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आराम से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, बी नंबर पे। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक है, हमें दे रखा है 10 a + b = 1 और 10a - b = इतना, ये कंडीशन दे रखा है। a और b का मान हमें ज्ञात करना है। बराबर है, जब बराबर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दोनों तरफ समान करने होते हैं। ठीक है, इधर क्या है बाबू, इधर है 10a + b, इधर 10 है तो इसका मान भी 10 में सोचो, 10 45 का मान होता है 1, 10 से 10 कटा, a + b हमारे पास कितना आ गया, 45। ये हमें मिल गया हमारा पहला समीकरण। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, जगह बचाने के लिए यहीं कर रहा हूँ, आप एग्जाम में इसके नीचे करोगे। ठीक है, पुनः हमें क्या दे रखा है, 10a - b, क्या दे रखा है, 1/√3। इधर 10 है, इधर बराबर है, बराबर होने पर ट्रिग्नोमेट्रिक मान समान करने होते हैं। इसका मान भी 10 में सोचेंगे तो 10 30 हो जाएगा, 10 से 10 कटा तो a - b कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। a - b कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेना है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ हो जाएगा a + b, यह 45, और दूसरा हमारे पास है a - b = 30। हल कर लो, जोड़ेंगे a और ये हो जाएगा 2a। ठीक, और 45 और 30 कितना हो जाएगा, 75, 75। तो a का मान आ जाएगा 75/2, यानी कि 2 तियाँ 6, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो a का मान आ जाएगा 37.5 डिग्री।
पहला आंसर, ए का मान किसी भी दूसरे समीकरण में रख दो, बी का मान आ जाएगा। चूंकि ए प्लस बी हमारे पास है 45 डिग्री, ए का मान रख दोगे 37.5, तो हमें बी का मान चाहिए। ये प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, घटाना आता होगा आपको, 45.0 लिख सकता हूँ मैं, 37.5 घटा देना है। 10 में से 5 गया 5, 14 में 7 गया 7, आंसर आ जाएगा 7.5, यानी कि जो बी कोण आएगा वो आ जाएगा 7.5 डिग्री। ए का मान है 37.5, बी का मान है 7.5। कोई भी डाउट हो दोबारा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन तो भाई हर साल आता है, 2 नंबर में आए, 4 में आए, 6 नंबर में आए, आएगा ज़रूर, 100% आएगा ज़रूर। ठीक है, तो सी नंबर पे आ जाते हैं। ठीक, सी नंबर पे आ जाओ। कह रहे हैं 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास 2 घन है। ठीक है, चित्र बना सकते हो तो एग्जाम में ज़रूर बना के दिखाना। ये पहला घन है और ये दूसरा घन है, दोनों को मिलाकर सटाकर क्या बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया है। ठीक है, हमें घन की भुजा नहीं मालूम, तो यहाँ लिखेंगे माना घन की भुजा ए सेंटीमीटर है, ए सेंटीमीटर है। तो देखो बाबू, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, दोनों को जब जोड़ देंगे तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, ए प्लस ए। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान रहती है। अगर 2 घन को मिलाओगे ना तो उसकी सिर्फ लंबाई बदलती है, चौड़ाई वही रहती है, ऊंचाई भी वही रहती है। हमें क्या दे रखा है, दिया है, क्या दिया है, घन का आयतन। घन का आयतन क्या दे रखा है बाबू, 64 दे रखा है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा की घात 3। 64 को लिख सकता हूँ मैं 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64। घातों की तुलना करेंगे, ए का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ए का मान क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए घनाभ की लंबाई, लंबाई को हम एल से दिखाते हैं, जो कि होगा 2a के बराबर। 2a का मान है 4, 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। फिर लंबाई हो गया, अब आ जाओ चौड़ाई पर। चौड़ाई का मतलब b, जो कि a है, वो होगा 4 सेंटीमीटर। फिर हमें चाहिए ऊंचाई, ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं, वो भी होगा a, जो कि होगा 4 सेंटीमीटर। अब आ जाओ प्रश्नानुसार, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे एग्जाम में आपको लिखना है। प्रश्नानुसार क्या निकालना है हमें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय बोला, वक्र नहीं बोला, ये ध्यान रखना। इसका सूत्र क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये सूत्र होता है। मान रख देंगे 2, लंबाई का मान है 8, चौड़ाई का मान है 4, ऊंचाई का मान है 4, लंबाई का मान है 8। 4 अड्डे 32, 4 अड्डे 32, 4 चौको 16, 32 32 64, 64 और 16 कितना होता है 80, 80 दूनी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा बाबू, आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है और बार बार आता है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। माध्यिका, कभी माध्यिका 2 नंबर में तो कभी 4 नंबर में आता है, आता ज़रूर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।